10वीं क्लास मैथ प्रश्नावली पहली वास्तविक संख्याएं। अब देखो बच्चों, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होने हम वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें आता है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, थोड़ा ये भी ध्यान दे लो। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाली संख्या अंश उदाहरण। अब उनके एग्जाम्पल हैं परिमेय संख्या के 2/7, जो बटा में संख्या लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अब अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √5, √2, √3, रूट में कोई भी संख्या हो वो सब अपरिमेय होंगी, लेकिन √9 नहीं होगी, क्योंकि √9 का वर्गमूल होता है 3, इसलिए जिसका वर्ग निकल जाए वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का या एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जा सकते उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और इन टुकड़ों में अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में बांटना ही अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने 3 संख्याएं ली हैं, 36, 140 और 225। इन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करके आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे की जाती है। पहली संख्या लेके आप 36, हमेशा सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना है हमको। ये नहीं कि एकदम से 6 से देना है या 5 से देना, किसी से नहीं देना। हमेशा पीछे देख लो, सम संख्या है तो हमेशा किसी भी कोई सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी सम संख्या हो तो उसमें हमेशा 2 का भाग जाएगा। जैसे अब ये 36 है, पीछे है 6 अपने सम संख्या है, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। 2 का 36 में भाग कितनी बार जाता है? अगर हम नॉर्मली ऐसे भाग दें तो 36 में 2 का भाग जाता है 18 बार। और सीधा तरीका ये है भाई, 2 का अगर किसी संख्या में भाग देते हो तो उसका उस संख्या का आधा कर दो। जैसे 36 का आधा होगा 18। अब 18 पीछे 8 संख्या सम संख्या है तो फिर भी 2 का ही भाग जाएगा, ना कि 3 का देना है। जब तक उसी संख्या का भाग जाएगा उसी संख्या का ही देना पड़ेगा। अब 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 2 अगर वैसे भाग देते हैं तो 2 9 18। अब ये आगे 9 हमारे विषम संख्या, तो 9 में 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 का भाग दे के देखना है जाता है तो हम यहाँ 3 लेते हैं। 3 दिया 9, फिर 3 बच गया, फिर 3 एकम 3। अब ये संख्या के टुकड़े आए हैं हमारे पास, जैसे 36 के टुकड़े हैं हमारे पास। 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? इधर को जो संख्याएं हैं जैसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। इनको हम और थोड़े शॉर्ट तरीके में लिख सकते हैं। जैसे 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात हो गई 2 गुना 3 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 की घात हो गई 2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पहला एग्जाम्पल हल हो गया। अब अपना दूसरा एग्जाम्पल है 140। 140 के ही सेम ऐसे ही टुकड़े करके अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हमको करने पड़ते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अपना दूसरा एक उदाहरण है 140। 140 ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है आपको। तो बच्चों पीछे क्या है? 0, यानी कि इकाई का अंक 0 होने पर ये सम संख्या है तो सम संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का हमेशा। तो 2 से ही चालू करना है। 2 सते 14 और 0 की 0, फिर 2 का 2 दिया 6, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब ये हो गए 35, यानी कि 35 में किसका भाग जाएगा? अब 2 के बाद क्या आता है? 3 का भाग देके देखो, 3 में तो चला जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा, फिर 3 को छोड़ो। अब क्या लेंगे? 4 नहीं लेंगे क्योंकि पीछे है विषम संख्या। अब लेंगे हम सीधा 5, तो 5 का 35 में जाएगा 7 बार, 5 7 35, और 7 बचा 7, तो 7 में तो 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। तो अपने 140 के टुकड़े हो गए
2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसी तरीके से अब हम देखते हैं अपना तीसरी संख्या है 225। पांचवा पॉइंट है हमारा महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। दो संख्याओं के बड़े से बड़े सार गुणनखंड को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे हम दो संख्याएं लेते हैं उदाहरण के लिए, पच्चीस और 60 का HCF या महत्तम समापवर्तक एक ही बात है। इनका निकालना है अपन को HCF। वो कैसे निकालेंगे? 25 के टुकड़े करने अभाज्य गुणनखंड विधि से। 25 में भाग जाएगा 5 का, 5 25, 5 एकम 5। ऐसे ही 60 के टुकड़े करने हैं, 2 का जाएगा 30, 2 का जाएगा 15, आधी आधी हो गई। अब 15 में 5 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या लेके भाग देना है। सबसे पहले हम अब इसमें देंगे 3 का भाग। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, और 5 का भाग जाएगा 5 में 1 बार। अब ये इनके टुकड़े हैं 25 के अभाज्य गुणनखंड, 5 गुना 5, और 60 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 5। अब बच्चों इसमें ये देखना है कि जो टुकड़ों में दोनों में हो और बड़े से बड़ा हो, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों जोड़ों में से अपन एक 5 ले लेंगे। तो ये इसका हो गया HCF। ऐसे हमको इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है, जो दोनों जोड़ों टुकड़ों में होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो और कॉमन लेना है हमको। इस तरीके से HCF निकाला जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं के छोटे से छोटे सार गुणज को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे दो संख्याएं हमको दे रखी हैं, तो उनकी ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है छोटे से छोटे जिसमें उन दोनों का आसानी से उसमें भाग चला जाए, उसको हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए LCM ज्ञात करो। चालीस 75 90 का। विधि वही है अपनी जो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा करते हैं। इसकी दो विधियों से बताऊंगा मैं आपको LCM निकालना। 40 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 20 बार। 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार। 2 का जाएगा 10 में 5 बार, फिर 5 एकम 5, तब तक देना जब तक एक प्राप्त नहीं। ऐसे ही काम करना 75 के साथ अपन को। 75 पीछे क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या में हमेशा विषम संख्या का ही भाग जाता है, जैसे 3 5 7 इनका। अब 3 का देखे अगर जाता है तो 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6 बच जाएगा, 3 पंजे 15। अब 25 आ गया, 25 में तो 5 का ही जाएगा, और किसी का जा नहीं सकता। 5 25, फिर 5 एकम 5। अब इसी तरीके से हम 90 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब पीछे 0 है तो 2 का जाएगा, 45 आ गया अपने पास। अब 45 में किसका भाग जाएगा? 45 में 3 का देखो अगर जाता है तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 का चला जाएगा 15 में, 5 एकम 3 पंजे 15। अब 5 में 5 का 1। अब ये टुकड़े हैं हमारे पास, इन्हीं में से ही हमको LCM निकालना है। यानी कि जैसे 40 के टुकड़े हो गए हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना
5, 75 के हो गए टुकड़े 3 गुना 5 गुना 5, 90 के हो गए हमारे टुकड़े 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो बच्चों, 2 कितनी बार है? 3 बार। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 एक बार है, तो ये इसमें से अपन को खाली ये 3 बार वाले 2 लेने हैं, 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें 5 कितनी बार है? 1 बार। इसमें कितनी बार है? 1 बार। इसमें कितनी बार है? 2 बार। तो ये 2 5 जो ज़्यादा है वो लेने हैं अपन को 5। अब इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार। इसमें 3 कितनी बार है? 3 बार। तो ये वाले 3 लेने हैं जो ज़्यादा बार है अपने पास। दोनों में है तब भी, नहीं है तब भी लेना है हमको। अब इन सब को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, यानी कि 2 4 4 दूनी 8, 8 को 5 से किया तो 40, 40 को 5 से किया तो 200, 200 को 3 से किया तो 600, 600, 600 को 3 से किया तो 1800। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 1800। ये तो हमारी एक विधि है अलग अलग निकालने की। एलसीएम अगर हम एक साथ निकालें तो उसमें कभी भी गलती नहीं कर सकते। वो देखो कैसे निकालेंगे। चालीस, 75 और 90, इन सब तीनों को एक साथ लिख दिया और एक साथ टुकड़े कर दिए इनके। ये खाली एलसीएम निकालने के लिए है, एचसीएफ नहीं। 2 का देंगे, इसमें 20 आ गया, 75 में नहीं गया, ऐसे कैसे उतार दो, इसमें 45 आ गया। फिर 2 का देंगे, इसमें 10 आ गया। फिर इसमें भाग करेंगे अपन, 75 में नहीं जा रहा है, इसको ऐसे कैसे उतार दो, 45 को ऐसे कैसे। फिर 2 का देंगे, 5 आ गया, इसमें नहीं जा रहा, 75 ऐसे कैसे और 45 ऐसे के ऐसे उतारना है। अब सीधा 5 का मत देना। आप देखो 3 का जा सकता है कि नहीं बाहर, इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 ऐसे कैसे उतारना है हमको, इसमें चला जाएगा। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर 3 का देना है क्योंकि यहाँ 15 है, एकदम से 5 पे नहीं जाना अपन को। 5 का 5 उतारना है, 25 का 25 उतारना है और 5। अब इसमें हमको देना पड़ेगा 5 का भाग, क्योंकि 25 5 25 और 5 है। तो अब 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5, फिर 5 का 1 1 1 1। अब अपने पास संख्या निकल के क्या आ गई, जो अभाज्य गुणनफल है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 4 8 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 मल्टीप्लाई 5 0, 5 7 35, 35 और 1 36, फिर मल्टीप्लाई 5, वही 1800 आ गया अपना। अतः एलसीएम कितना है हमारा? 1800। ये खाली एलसीएम के लिए विधि है। अगर इससे हम करेंगे तो कभी भी सवाल एलसीएम में कंफ्यूज नहीं हो सकते, एक साथ निकालेंगे तो। दो संख्याओं में मैसे तथा मैसे में संबंध। 2 संख्याओं का मैसे तथा मैसे का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याएं कैसे? जिन संख्याओं को हमको लैसे और लघुत्तम समापवर्तक और मैसे महत्तम समापवर्तक निकालना है, उन संख्याओं को गुना करना है और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को गुना करने पर उनके योग बराबर होने चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में आप ये देखिए, 30 50 का
ए भी लिख सकते हैं, यानी कि 30। 50 को हम लिख सकते हैं द्वितीय संख्या। ई यानी कि 50। पहले HCF निकालना है, 2 से डिवाइड करेंगे, 15 आ गया, 3 का जाएगा, 5 आ गया, ये ऐसे ही 50 का निकालना है, 2 से ही भाग देना है क्योंकि पीछे 0 संख्या है, 2 से भाग देने पर 50 आ गया अपने पास। अब इसमें भाग देना है 5 से, 25, 5 एकम 5। अब 30 के टुकड़े, 2 गुना 3 गुना 5, ऐसे ही 50 के 2 गुना 5 गुना 5। इनका HCF आएगा अपने पास, 2 है इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में कॉमन है जो वो लेना है, तो HCF आ गया 10। अब LCM, इसी टुकड़ों में से 5 कितनी बार है, 2 बार, इसमें 5 एक बार, तो ये वाला 5 लेना है अपन को, 5 गुना 5। और इसमें 2 कितनी बार है, एक बार, इसमें भी एक बार, तो 2 ले लेना है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो तब भी लेना है 3। इनको आपस में गुना करना है, 25, 25 दूनी 50, 50 दिया 150। अब HCF और LCM, HCF अपना 10 है, LCM 150 है। अब इनमें संबंध कैसे होता है गुणाओं का, यानी कि HCF गुना LCM बरोबर प्रथम संख्या, इसको हम A भी लिख सकते हैं, गुना द्वितीय संख्या। HCF कितना है हमारा 10, LCM कितना है 150 बरोबर प्रथम संख्या कितनी है हमारी 30, द्वितीय संख्या कितना है 50। इसको आपस में गुना किया तो ये आ गए 1500, 30 गुना 50 किया तो ये आ गए 1500, यानी कि दोनों का गुना बराबर आ गया। अब इसमें हमारे पास कई बार बोर्ड में ऐसा होता है, क्वेश्चन आ जाता है, जैसे HCF दे दिया, तीस और 50 का HCF दे दिया हमको 10 इन्होंने, तो इसका हमको LCM याद करना है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, इसका एक फॉर्मूला है जो अपने पास, HCF मल्टीप्लाई LCM बरोबर एक पहली संख्या को क्या बोलते हैं A, दूसरी संख्या को B मान दिया अपन ने, A गुना B। HCF कितना है अपने पास 10 गुना LCM, A कितना है अपने पास 30 गुना 50। अब LCM तो यही होगा अपने पास 30 गुना 50, ये जो 10 है इनके बट्टा में आ जाएगा, 0 से 0, तो LCM बरोबर 3 को 50 से गुना कर दो, तो LCM निकल जाएगा हमारा 150। इस प्रकार अब हमारे पास प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, एक संख्या, कोई भी चीज गायब हो तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं उसको। बच्चों प्रश्नावली 1.1, इनमें क्या करना है, अपन निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, जो कि मैं तुमको पहले बता चुका हूँ अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं हम। अब हम इनके सवाल हैं, 5 सवाल हैं इसमें 2 सवाल आपको कराते हैं पहले, फिर वो देखना। पहला सवाल है हमारा 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, कैसे देखें। फर्स्ट 140
140 भाग देकर ही करना है, जैसे मैंने तुमको पहले बता चुका हूँ। अब इसको हम भाग देना है, पीछे क्या है सम संख्या यानी कि 0 है, 0 में 2 का भाग चला जाता है, तो पहले 2 से शुरुआत करते हैं अपन। 2 का भाग 14 में दिया तो कितनी बार गया 7 बार, 0 की 0 डाली। फिर 2 का भाग 70 में देंगे, 2 दिया 6, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब 35 है, विषम संख्या पीछे 5 है, तो 5 में 3 का भाग जा सकता है क्या? 3 में तो चला जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा, तो 3 का ना देके फिर हम देंगे 5 का। 5 का भाग 35 में 7 बार जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर बचा 7, 7 में 7 का भाग 1 बार भी जाएगा। अब हमारे जो 140 है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 बार है। 5 जैसा है वैसे के वैसे लिखना है, 7 जैसा है वैसे लिखना है। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगी? गुणनखंड 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हमको ये सवाल करने हैं। दूसरा सवाल लेते हैं जो कि है 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सेकंड सवाल है अपना 156 को जैसे हमने 140 के टुकड़े किए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, वैसे ही इसके भी करने हैं। 2 का दिया, क्यों? क्योंकि पीछे सम संख्या है 6, तो 2 का भाग 15 में कितने बार जाएगा? 2 सत्ते 14, 7 बार बचा 1, 16 हो गई, 2 अठे 16। फिर 2 का ही देना, क्यों? पीछे सम संख्या है, 2 दिया 6, 1 बचा 18, 2 नाम 18। अब पीछे क्या आ गई? विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब ये है कि अब हमको विषम संख्या 2 के बाद क्या थी? 3, 3 का दे के देखते हैं, अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। 3 एकम 3 और 3 दिया 9। अब आगे 13, पीछे क्या है? विषम संख्या 3, 13 में किसका भाग जाएगा? 13 में खाली 13 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 13 एकम 13। अब 156 बरोबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 156 के अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गई? 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 की पावर 2, 3 एक बार है तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, और 13 का 13, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हमको सारे सवाल ये हल करने पड़ेंगे। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है अपना 38 25। इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही करना है सवाल को। पीछे क्या है? 5 यानी कि विषम संख्या। इसका मतलब ये हुआ 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। 3 से चालू करते हैं अपन, 3 का देखो एक बार जा सकता है, 3 5 इनका जा सकता है, 3 एकम 3, 3 में 3 का चला जाएगा इसमें, 3 एकम 3, ये है 8, 8 में 3 का कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 बचे 2, ये हो गए 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर पीछे विषम संख्या, विषम का ही भाग जाएगा, सम का तो जाना ही नहीं है। 3 का ही, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 आ गया अपना विषम संख्या। इसमें देखो अब 3 का जा सकता है क्या? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 रह जाएगा, नहीं 3 का नहीं जाएगा, अब जाएगा इसमें 5 का भाग, 5 अठे 40 बचे 2, 25 पचम 25, 5 का ही देना है इसमें, 5 एकम 5,
बचे 3, 35, 5 सत्ते 35। अब अपने पास आ गया 17। 17 में खाली 17 ही का ही भाग जाता है, वो किसी का नहीं जाता। अब 38, 25 के टुकड़े क्या हुए अपने पास? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3825 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड 3 कितनी बार है बच्चों? यहाँ पे 2, 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है? 2, तो 5 की पावर 2। 17 एक बार है तो 17 एक बार ही लिखना है, ये इसका आंसर है। अब चौथा सवाल देखो बच्चों, इसमें चौथा सवाल है अपना 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है अपन को। पीछे क्या है? 5 विषम संख्या, यानी कि 5 में खाली 5 का ही भाग जाएगा। यहाँ भी 5 है, 3 का तो जा नहीं सकते इसमें, 5 का देते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 1001। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का तो जा नहीं सकता। 7 का देखते हैं। 7 एकम 7, कितने बच्चे? 3, 30 हो गए। 30 में 7 का कितनी बार जाएगा? 4 बार। 7 चौक 28, बचे 2, 2 21 हो गए। 7 दिया 21। अब इसमें 143 में किसका भाग जाएगा? 3 9 9 का देते हैं अपन। 9 एकम 9, 9 का नहीं जाएगा। 11 का, 11 एकम 11, कितने बच गए? 3 33, 11 दिया 43 आ गया। 11 का भाग दिया 13 आ गया। 13 में 13 का ही भाग जाएगा एक बार। अब 5005 के टुकड़े किए, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इनको गुना करने पर 5005 ही आना चाहिए। इसके अभाज्य गुणनखंड के विधि के रूप में यही इसका आंसर है, क्योंकि इसमें घात तो है नहीं। इसको ऐसे लिखकर लास्ट में हम ये लिख सकते हैं, ये इसका उत्तर है। अब देखो सवाल नंबर 5। 5वां क्वेश्चन, 74 29। 74 29 को में किसका भाग जाएगा? 17 का भाग, इसमें 17 का भाग चला जाएगा। 17 का भाग देने पर कितना आया? 17 चौके 68, बचे 6, 62 हो गए। 17 3 51, 51 बचे 11, 119। 17 सत्ते 119, 17 का चला गया इसमें। अब इसमें जाएगा 437 में किसका भाग? 19 का। 19 दूनी 38, कितने बचे? 5 57, 19 दिया 57। 23 में खाली 23 का ही भाग जाएगा। अब 74 29 बरोबर 17 गुना 19 गुना 23। 74 29 के अभाज्य गुणनखंड 17 19 23 आंसर आ गया अपना ये। दूसरा सवाल बच्चे प्रश्नावली 1.1 का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात करना है अपन को। इनमें दो संख्याएं दी गई हैं, उनको आपस में गुना करके HCF गुना LCM के बराबर होना चाहिए। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन दोबारा ये सवाल करा रहे हैं आपको। देखो पहला सवाल है बच्चों 26। पहले हमको निकालना है इनका HCF और LCM। 26 के अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 आ गया। 13 में 13 का ही जाएगा, वो किसी का भाग नहीं जा सकता।
26 हो गए। अब दूसरी संख्या अपने 91, 91 में किसका भाग जाएगा, पीछे विषम संख्या है तो 3 का तो जाएगा नहीं, 3 के बाद 7 आता है, अपने 5 का नहीं जा सकता, 7 एकम 7 बचे 2, 21 हो गए, 7 दिया 21, 13 में 13 का ही जाएगा, एक बार गया। अब 26 के टुकड़े क्या हो गए, 2 गुना 13 और 91 के हो गए अपने 7 गुना 13। HCF क्या है, जो दोनों में हो और कॉमन होना चाहिए, दोनों संख्या दोनों अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। जैसे 13 इसमें है, 13 इसमें भी है, तो हमारा HCF आता है, HCF हो जाएगा अपना HCF बरोबर 13। ये नहीं दोनों 13 लेने हैं, खाली एक ही लेना है जोड़े में से। अब ये तो हो गया हमारा HCF। अब बारी आती है LCM की। LCM कैसे निकालेंगे, दोनों में है तब भी लेना है, नहीं है तब भी। 13 इसमें है, इसमें भी है, तो अब निकालेंगे हम LCM। LCM कैसे निकालेंगे, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 13 ले लिया अपन। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 भी लेना है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 ही लेना पड़ेगा। अब इनको आपस में गुना करना है। 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुना किया तो 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए 18। तो LCM आ गया हमारा 182। अब जांच ये करनी है, दोनों संख्याओं को यानी कि 26 और 91 को गुना करना है और HCF और LCM को गुना करना है, तो दोनों का गुणनफल बराबर आना चाहिए। तो अब हम HCF जांच, यहाँ पे जांच लिख लेना, HCF गुना LCM बराबर 26 और 91, इसको A लिख दो गुना B लिख दो, यानी कि पहली संख्या हो गई अपनी 26 और B हो गई दूसरी संख्या 91। अब HCF कितना है अपना बच्चों, यहाँ पे HCF है 13, LCM है 182 बरोबर प्रथम संख्या है अपनी 26, दूसरी संख्या है 91 यानी कि 91। 13 दूनी 26 का 6 हासिल पाई 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़े तो 106 हासिल पाई 10, 13 एकम 13 और 10 23। 26 गुना 91 को किया तो 2366 आंसर आया, यानी कि हमारी सभ्यता की जांच सही पाएगी। दूसरा सवाल 510 और 92, इनका पहले HCF निकालना है और LCM। 510 और 92, ये हो गई हमारी प्रथम संख्या और ये हो गई हमारी द्वितीय संख्या यानी कि दूसरी संख्या। आगे हमको 510 के अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 का 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 3 का जाएगा, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, फिर 5 का जाएगा इसमें, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 का, 17 एकम 17। ऐसे ही 92 में देना है अपन को 2 का, 2 चौके 8, 2 चिकी 12, 2 का 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, 23 में तो 23 का ही जाएगा। अब 510 के टुकड़े 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 के 2 गुना 2 गुना 23। HCF इसका निकलेगा, दोनों में होना चाहिए 2। अब
एलसीएम निकालेंगे हम। दो कितनी बार है इसमें? 2 बार, इसमें 1 बार, तो ये वाले 2 लेने हैं, 2 बार वाले। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 भी लेना है। जो है वो तो लेना ही है, जो नहीं है वो भी लेना है। 5 है इसमें तो 5 भी लेना है। 17 है इसमें नहीं है तो 17 भी लेना है। 23 इसमें। अब इनको आपस में गुना करके जो आएगा हमारा एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 को 5 से गुना किया तो 12 5 60, 60 को 17 से गुना करना है। 1020 को 23 से गुना करना है। 0 6 0 3 0 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 0 6 4 3 23,460। तो एलसीएम हमारा आया 23,460। अब इसको जांच करनी है हमको। जांच कैसे होगी बच्चों बता रखा है तुमको। HCF गुना LCM बरोबर A गुना B। A गुना B का मतलब रहता है प्रथम संख्या और B का मतलब रहता है द्वितीय संख्या यानी दूसरी संख्या। प्रथम संख्या क्या है अपने इसमें पास, वो HCF क्या है अपने पास 2, और LCM कितना है अपने पास 23,460। 23,460 A गुना B यानी कि 510 गुना 92। जीरो 2 चिकी 12 2 8 और 1 9 6 2 दूनी 4 46,920। इसका भी अगर गुना करने पर यही आता है तो जांच से ही पाई जाती, सही है अपना आंसर। अदरवाइज अपन ने कहीं गलती कर रखी है। 92 0 2 10 0 9 9 5 45 46,920 यानी कि आंसर सही है। सवाल नंबर 3 बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के MSF, HCF और LSF LCM ज्ञात करना है आपको। अब इनमें जांच नहीं करनी, खाली HCF और LCM याद करना है खाली। देखो सवाल नंबर 1 तीसरे का 12 15 और 21 वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही टुकड़े कर लो इसके। 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 एकम 3, ये तो 12 के हो गए। अब 15 के, 15 में पीछे विषम संख्या है तो 3 का ही भाग जाएगा, 3 पंजे 15, 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5। अब 21 के, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। 12 के टुकड़े क्या है अपने पास 2 गुना 2 गुना 3, और 15 के हैं 3 गुना 5, और 21 के हैं 3 गुना 7। अब इसका HCF कितना होगा? 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका HCF हो गया 3। जो तीनों में है HCF तो ऐसे निकलता है। अब निकलेगा हमारा LCM। LCM 2 इसमें 2 बार है तो 2 बार लेना है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी लेना है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 भी लेना है। जो है वो तो लेना ही लेना है, जो नहीं है वो भी लेना है। अब 7 है इसमें नहीं है तो 7 भी लेना है।
इन सबको आपस में गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुना किया तो 7 छिक 42, 420। तो एलसीएम हो गया हमारा 420। ये अपने आंसर हो गए। बस इस तरीके से इन सवालों को हल करना है। ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल है 17, 23, 29। इनका भी इसी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। सेकंड सवाल 17, 23, 29। 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार, 23 में 23 का ही जाएगा, 29 में 29 का ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है, इनमें इनके सिवाय खाली एक को हो जाता है भाग। अब 17 के टुकड़े लिखेंगे अपन, तो 17 गुना 1 लिख सकते हैं। 23 के लिखेंगे तो 23 गुना 1, क्योंकि 1 हर किसी संख्या के साथ गुना रहता है। 29 के लिखेंगे तो 29 गुना 1। अब इनमें एचसीएफ क्या होगा? कहीं तो नहीं लिखते भाई, मत लिखो, ऐसे लिख कर देते हैं हम 17 गुना 23। जिसमें अगर संख्या अलग अलग हो तो उसका हमेशा एचसीएफ 1 ही रहता है, तो इनका एचसीएफ हो गया 1। अब इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो संख्या है आपस, ये 17 है, 23 है, 29 है। 17 गुना 23 गुना 29, इन सबको गुना करके इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम। जैसे 23 को गुना किया पहले 17 से, 17 दिए 51 भाई 5, 17 दूनी 34 और 5 कितने हो गए? 391। अब 29 से गुना करना है इसको। आज 9, 9 में 81, 9 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 8, 18, 2 3 6 और 1 7, 9 3 3 10 और 1 11, 11 339। तो एलसीएम हो गया हमारा 11,339। ये सेकंड सवाल सोल्व। तीसरा सवाल है 8, 9, 25। 8 के भी ऐसे टुकड़े करने हैं। 2 चौके 8, 2 का 2 दूनी 2 एकम 9 के, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25, 55, 25, 5 एकम 5। अब 8 के टुकड़े हैं अपने पास 2 गुना 2 गुना 2। 9 के हैं 3 गुना 3 गुना 25 के 5 गुना 5। अब इसमें बच्चों ये बताओ, इसमें एचसीएफ क्या रहेगा तुम्हारा? सारी संख्या अलग अलग है, कोई कॉमन है नहीं, तो इसलिए एचसीएफ होगा इसका 1। और एलसीएम इनके साथ हम 1 गुना करके लिख भी सकते हैं। एलसीएम होगा 8 गुना 9 गुना 25, 9 8 72, 72 को 25 से गुना करो, 25 दूनी 50 हासिल भाई 5, 125, 175, 25 सत्ते 5 जोड़े तो 180, 1800। तो एलसीएम हो गया हमारा 1800। ये लो हमारे आंसर। बच्चों अब चौथा सवाल है हमारा एचसीएफ। 9 दिया है, हमको एलसीएम याद करना है। संख्याएं 2 दे रखी हैं, 300 और 657, यानी कि ये प्रथम संख्या है, द्वितीय संख्या है। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इनके एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन एक सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, उसी के द्वारा हम इनको हल करेंगे। देखो कैसे होगा भैया हल। प्रथम संख्या यानी कि जिसको हम बोलते हैं ए, 306। द्वितीय संख्या यानी कि जिसको हम बोलते हैं बी, 657। एचसीएफ दे रखा है हमको, दिया है 9। एलसीएम ज्ञात करना है। एक सूत्र दिखाया था मैंने आपको, एचसीएफ
गुना LCM बरोबर, यानी प्रथम संख्या A हो गई, द्वितीय संख्या हो गई B, यानी कि ये वाले फॉर्मूले से हम कोई से अगर एक चीज गायब है इनमें से LCM या प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, इस सूत्र से हम उनको निकाल सकते हैं। देखो कैसे, HCF है अपने पास 9 गुना LCM है नहीं अभी अपने पास, A कितना है अपने पास 306, B कितना है 657, ठीक। LCM जब हम पक्षांतरण करते हैं तो गुणन भाग में बदल जाता है। कैसे, 9 है जो यहाँ आ जाएगा नीचे। अब 9 से अगर ये संख्या कट सकती है तो वो काट दो, नहीं तो इनको आपस में गुना करके 9 का भाग दे दो तो हमारा LCM आ जाएगा। अब देखो 9 से इसको काटने पर कितना, 9 3 27, 9 चौके 36। अब 657 गुना 34 करेंगे तो गुना करने पर ये संख्या प्राप्त होती है। अब इनको हम जोड़ेंगे, 8 3 3 11 और 1 12, हासिल पाई 1 2 और 1 और 1 2, 22 338। LCM बरोबर 22 338, ये आंसर। सवाल नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले प्राकृत संख्या जानते हैं ना बच्चों, किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या है हमारी शुरू होती है 1 2 3 4, इनसे शुरू होती है डॉट डॉट करके। अब हमारे पास 6n बरोबर 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुना 3 यानी n। यहां पर यदि 2 गुना 5 के अभाज्य गुणनखंड होते तो 6n 0 हो सकता था, नहीं n बरोबर 0 हो सकता था, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 है, इसलिए 6n 0 नहीं हो सकता है। छठा सवाल बच्चों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है। अब देखो पहला सवाल है अपना इसमें से, 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13। अब ये तो पूरी एक संख्या हो गई बच्चों, ये प्लस लग गई, ये अलग हो गई, यानी कि इससे दो संख्याएं हैं अपने पास। अब दो संख्याओं में इनमें ऐसी संख्या देखो जो दोनों में कॉमन आ रही हो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 अपन ने कॉमन बाहर ले लिया। अब इसको आपस में अंदर में गुना करो, यानी कि 13 से ये डिवाइड हो गया, तो इसमें से क्या बच गया, 7 गुना 11, ठीक है, प्लस 13 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, एक बार। अब क्या करना है, इनको आपस में गुना करो अंदर की, 11 7 77 प्लस 1 13 गुना कितना आ गया, 78। अब ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 78 में स्वयं के अलावा और
भूत संख्याओं का भाग अन्य संख्याओं का भाग जा सकता है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। ये तो हो गया पहले का। अब दूसरे का देखो। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसमें भी वही नियम है बच्चों, ये गुना वाली तो एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या चालू हो गई। अब इन दोनों में वही बात है, कॉमन क्या है, इसमें 5 ले लिया कॉमन, 5 से 5 कट गया, इसमें से अंदर क्या बच गया, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 में 5 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब इनको अंदर को गुना करो, 7 छिंग 42, 42 को 4 से गुना किया तो 42 गुना 4 8 16 168, 168 को 6 से गुना कर दो, 6 8 48, 36 0 3 4 1008, 1008 प्लस 1 5 गुना 1009। इसमें भी यही नियम है, अन्य कई संख्याओं से भाज्य हो सकती हैं, इसलिए भाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है दोनों। 7वां सवाल बच्चों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। यानी कि एक गोलाकार पथ है अपने से मैदान, एक ही दिशा से यहीं से चल रहे हैं दोनों, रवि और सोनिया। एक को लगते हैं 18 मिनट और एक को लगते हैं 12 मिनट एक चक्कर लगाने में। तो पुनः जब एक स्थान पर मिलेंगे उसको याद करने के लिए हमको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा देखो, सोनिया को वृत्ताकार मैदान का चक्कर पूरा करने में समय लगा बरोबर 18 मिनट। रवि को लगा पूरा करने में समय लगा बरोबर 12 मिनट। पुनः कब मिलेंगे, समय के लिए एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। एलसीएम दोनों तरीके से बता रहा हूं, चाहे तो अलग अलग कर लो चाहे एक जगह। जैसे 12 18 एक साथ निकाल लिया, 6 और 9, फिर 2 से 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3 3 3 9, दो गुना 3 गुना 3, 4 12 36। पुनः कब मिलेंगे वो 36 मिनट बाद। ये इसका आंसर है।
तो इसको अगर अपन जैसे गुणन अभाज्य गुणनफल विधि से अलग अलग करते हैं तो 12 के टुकड़े किए 6 2 18 के किए 2 12 के टुकड़े हो गए 2 गुना 2 गुना 3 18 के हो गए अपने 2 गुना 3 गुना 3 2 इसमें है 2 गुना 2 ले लिया 3 इसमें है 3 गुना 3 ले लिया 4 12 और दिया 36 इससे भी 36 मिनट आएंगे इससे कर लेना चाहे इससे कर लेना अगर एलसीएम होगा